बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आसान सा छोटा सा कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, और इसी के साथ हम एक मैथमेटिकल रिलेशन भी ड्राइव करेंगे बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट पेपर में आ सकता है, तो इसको भी हमने साथ में ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ से इसके फार्मूले की बेस के ऊपर कुछ MCQs वगैरह भी पेपर में आ जाते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। आप कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर जो है वो कंसीडर कर लें, लाइक कॉपर हो सकता है आपके पास, सिल्वर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन की बात कर सकते हैं, कोई भी एक ले लें। तो मान लीजिए हमने एक मेटेलिक कंडक्टर ले लिया, वो कॉपर है, ठीक है। तो इन मेटल्स के पास एक ये खूबी होती है कि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है। करंट, ये जब चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो करता है ना। तो इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं। ये जो बीच में ब्लू कलर के डार्ट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये ग्रीन कलर की एरो शो कर रही है कि किस डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे हैं। अगर मैं इन एटम्स को यहाँ से स्किप करूँ, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर करंट नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से लेफ्ट मूव कर रहे होंगे। तो जितने राइट की तरफ मूव कर रहे हैं उतने लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये कैंसल आउट कर देते हैं, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। और ये इसी तरह रैंडमली मूव करते रहते हैं। सही हो गया? अच्छा, अब जब आप इसके साथ कोई एक बैटरी अटैच कर देते हैं, कोई सेल अटैच कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर एक सेल लगाया है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे थे ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसक जाना, यहाँ से ऐसे खिसक जाएंगे इधर को, ठीक है। और जिस वेलोसिटी के साथ, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ ये ऐसे ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। जब आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी या कोई सेल आपने साथ में कनेक्ट कर दिया कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ को ड्रिफ्ट होती है, एक तरफ को खिसक जाते हैं, खिसकते हैं इधर को, ठीक है। इनके ऊपर एक फोर्स लगती है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन, इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये खिसकते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट होते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted in a metallic conductor under the influence of electric field is called drift velocity। ये मेटेलिक कंडक्टर आ गया, ये हमने बैटरी लगाई जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जेर असर ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए हैं टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, इधर को खिसके हैं ये इलेक्ट्रॉन, इधर को ड्रिफ्ट हुए हैं, आप कह लें इधर को डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, इधर को फ्लॉट हुए हैं, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट हुए हैं वो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो अब मैं आपको मजीद समझाता हूँ ये ड्रिफ्ट का क्या चक्कर है, ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं इसको असल में हम। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये एक आपको ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, एक आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, एक आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, ठीक है, आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने बैटरी अटैच नहीं की, तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से इस तरफ को जाना था, ये यहाँ से होता हुआ सीधा इधर आएगा। इधर ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये आपको शो कर रही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, E = 0, ठीक है। तो ये यहाँ से इसने इधर जाना था, लेकिन हमने जब इसके साथ कोई बैटरी अटैच कर दी, सेल अटैच कर दिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इधर था और नेगेटिव टर्मिनल उसका जो है वो इधर था, तो अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पॉजिटिव की तरफ इसकी अट्रैक्शन होगी, तो बजाय यहाँ जाने के लिए इधर को खिसक के यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। इससे यहाँ से इधर जाना था मगर यहाँ से ऐसे खिसक के इधर चला जाता है, जाना इधर था, खिसक इधर गया। तो असल में देखा जाए तो ये अपनी इस पोजीशन से जहाँ उसने पहुँचना था वहां से वो एक नई पोजीशन पर पहुंच गया, यहां से ऐसे इधर को खिसक गया, डिस्प्लेस हो गया, ये बात समझ गया, इधर को ड्रिफ्ट हो गया, ये होता है असल में ड्रिफ्ट।
ठीक है, धक्का लग गया, इसको इस तरफ कह सकते हैं आप, या इधर को ये खिसक गया है, इधर को डिस्प्लेस हो गया, इधर को फ्लोट कर गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जी, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये ग्रीन लाइन शो करती जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई थी, तो इसने यहां से ना सीधा नीचे आना था, इस पोजीशन पर आना था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो ये इस पोजीशन पर नहीं आया, बल्कि ये यहां से आना यहां चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की, इसका पॉजिटिव एंड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो यहां की बजाय डिस्प्लेस होकर यहां पर चला जाता है। तो इस पोजीशन पर इसने जाना था, लेकिन अब वो यहां पर चला गया, तो यहां से यहां ये ड्रिफ्ट हो गया। मेरी बात को समझ गए? यहां से यहां पर ये ड्रिफ्ट हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इधर जा रहा था। ठीक है, ये ग्रीन लाइन शो कर रही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इसने यहां से इधर जाना था, इस पॉइंट पर इसने आना था। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये यहां पर पहुंच नहीं सका, बल्कि वो यहां के बजाय यहां पर आ गया, इस पर। ये जो ब्लू लाइन आपको शो कर रही है, ब्लू लाइन उस वक्त है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, और ग्रीन लाइन उस वक्त है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये जाना इधर चाहता था, लेकिन यहां से इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव एंड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां के बजाय ये खिसक के यहां पर आ गया। तो यहां से यहां तक खिसकना, ये क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट हुआ ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ हमारे पास सिचुएशन मैंने आपको बता दी। एक इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था वो भी इधर ड्रिफ्ट हो गया, जो ऊपर से नीचे आ रहा था वो इधर ड्रिफ्ट हो गया, जो इधर से उधर जा रहा था वो भी थोड़ा सा इधर ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ गए? अच्छा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो एक तो हमने ये कहा ना कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं और जितने लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसल आउट कर देते हैं। इसके अलावा आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ऐसे जो है वो इधर जा रहा है, टकरा रहा है, फिर इधर टकरा रहा है, फिर इधर, और आखिरकार कहीं ना कहीं वो अपने वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ये देखिए, मान लीजिए यहां से चला था, इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कहीं चक्करे खाता हुआ वापस उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो जिस पोजीशन से चला था कहीं ना कहीं उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, तो हम कहेंगे जी इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है इस केस के अंदर। ठीक है, तो वेलोसिटी नहीं होगी इसके पास। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो ये इसकी मोशन उसी तरह से होगी, लेकिन थोड़ी सी अब जो है ना इधर से इधर को शिफ्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ से यूं गया, फिर यहाँ गया, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। अब यहाँ से वापस जब ये इधर आया ना, जैसे यहाँ से इधर आके वापस उसी पोजीशन पर आया, ये उस पोजीशन पर नहीं आएगा, बल्कि उससे आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, मगर एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ पर आया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, बात समझ गए? तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट उस केस के अंदर जीरो होता है, वो कहीं ना कहीं घूमते हुए वापस उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है और उसकी डायरेक्शन इधर को है, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो फिर ये इस तरफ को, यानी पॉजिटिव एंड जो होता है, पॉजिटिव एंड की तरफ जो है ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से बता देता हूँ कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना होती तो ये रैंडमली मूव कर रहे थे। ये ग्रीन लाइन इसकी रैंडम मोशन को शो करता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई। तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई तो उससे क्या हुआ, उसने इसको इधर जाने नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सा क्योंकि अपनी तरफ अट्रैक्शन शो की है, तो वह यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तकरीबन कितनी होती है, ये लगभग कहीं आपके पास ये वेलोसिटी 10⁻⁻5 मीटर्स पर सेकंड के करीब होती है। ठीक है बच्चों, है कि वो बहुत कम वेलोसिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब ये इस वेलोसिटी से मूव करते हैं तो फिर ये एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कंसेप्ट हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो हमारे पास करंट है इसके दरम्यान में एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो चलिए आप उसको ड्राइव करते हैं। बच्चों, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर ये मुख्तलिफ आपको देख सकते हैं जी, ये चार्ज हमारे पास चार्ज कैरियर्स कह लें या इलेक्ट्रॉन कह लें, ये ब्लू कलर से मैंने शो किया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ड्रिफ्ट होकर यहाँ तक आ जाता है। ऐसे इधर से ड्रिफ्ट होकर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक आ जाता है। वो कितना फासला तय करता है, डी के बराबर फासला तय करता है। और इसको जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है जी, इसको टी के बराबर टाइम लगता है इसको। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगता है, टी के बराबर टाइम लगता है। और उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको वी डी से मैं शो कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं बता चुका हूँ, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। ओके, तो बच्चों करंट के फार्मूले से ही हमने इसको स्टार्ट करना, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वो ज़रा सुन ले।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना, यानी इसका जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर, ठीक है, इसके यूनिट वॉल्यूम में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मेटल की प्रॉपर्टी है, उसी से हम पता चला सकते हैं कि कौन सा मेटल है, इसके यूनिट एरिया में कितने आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई भी कंडक्टर जिसको आप यूज कर रहे हो, उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने एन से शो किया है, ठीक है। अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसको मैं ई से शो कर रहा हूं, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको पता ही होगी, लेकिन हमने उसको यहां पर शो किया है ई से। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है जी, ई से शो कर दिया उसको हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हम यहां पर वो पोर्शन लेते हैं जहां से यहां तक जो है ना ये इलेक्ट्रॉन से डिस्प्लेस करके जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। उसका हमने वॉल्यूम निकाला है। तो आपको पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, आपके पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, ऐसा ही होता है। और अगर आपको पता हो तो एरिया वो किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो ये लिखा हुआ लेंथ इंटू विड्थ, तो मैं चाहूं तो इस की जगह पर मैं ए भी लिख सकता हूं। सो वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय सम लेंथ कर लेंगे, हाइट कर लें, ऐसे एरिया इंटू हाइट। अब देखिए जी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये एरिया आ गया, और एरिया को इस हाइट से या इस लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, सही है। इसका एरिया है ए, और इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली लेंथ है, उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए ए मल्टीप्लाई बाय डी, यानी एरिया इंटू लेंथ जो है वो आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा। यहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वॉल्यूम किस तरह ए डी बन गया, ठीक है। तो उसकी रीजन मैंने बता दी कि कोई भी आपके पास ये तीन साइड्स हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है आपके पास, ठीक है। और लेंथ इंटू विड्थ को हम एरिया कह सकते हैं, दैट्स वाई वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय सम लेंथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और ये लेंथ, तो ये इस पोर्शन का जो है पूरा वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए इंटू डी, वो जो पोर्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उस पोर्शन का वॉल्यूम हमारे पास ए इंटू डी है, ओके। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, पहले आप ये बताओ कि भाई चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्जेस की तादाद कितनी है, एन, ये टॉप पे बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन है। अब एक जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज कितना था, ई, तो फिर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, एन इंटू ई, ठीक है। बात समझ रहे हो, देखो सिंपल सी बात है भाई, यूनिट वॉल्यूम है ना, उसके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज है, तो एन इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, एन मल्टीप्लाई बाय ई। तो ये एन ई, ये एक यूनिट जो वॉल्यूम है उस पर चार्ज है, चार्ज ऑन द यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, चार्ज इन द टोटल वॉल्यूम, ये जो टोटल वॉल्यूम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फिर इसमें कितना चार्ज होगा, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाए कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर हम टोटल वॉल्यूम का चार्ज निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझ गए हो, हमें पता चल गया कि भाई यूनिट वॉल्यूम में, जैसे आपको वो छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई एक बनाना की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, तो बताइए 5 बनाने की प्राइस कितनी होगी, है ना। तो आप क्या करते हो, यूनिट की वैल्यू आपको पता है, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 है टोटल, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पता चल गया भाई यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो एन इंटू ई है, ठीक है। तो फिर इस गिवन वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इसको यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिख देंगे भाई जो टोटल चार्ज है इस गिवन वॉल्यूम के अंदर, ये वाला वॉल्यूम, इसके अंदर कितना चार्ज है जी हमारे पास, ये यूनिट चार्ज का यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, तो NEAD, ये आपके पास वो टोटल चार्ज आ जाएगा जो इस वॉल्यूम के अंदर पाया जा रहा है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब आपके पास आ जाएगा चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो बाकी जिस भी गिवन वॉल्यूम के अंदर आपने चार्ज कैलकुलेट करना है उसको आपने यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने बनाना की एग्जांपल दी कि एक बनाने की प्राइस आ गई, ये यूनिट बनाने की प्राइस आ गई। अब 10 की कहे, 5 की कहे, 20 की कहे, आपने यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको प्राइस मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यूनिट वॉल्यूम में चार्ज NE है, तो इतने वॉल्यूम यानी AD वॉल्यूम में कितना होगा, AD को यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, NEAD, ये वो चार्ज आ गए जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पहले क्लियर करना जरूरी थे, तभी आपको इस बात समझ आएगी, ओके जी। तो अब क्योंकि हमने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो वेलोसिटी और करंट का दोनों का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो v d का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, समझ गए, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और जितने टाइम में हुआ। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाय T, पता है ना आपको,
करंट किसके इक्वल होता है, Q डिवाइडेड बाई टी, यानी टोटल चार्ज जो फ्लो करता है कितने टाइम में फ्लो करता है, ये बात आ गई, राइट। तो आपने अभी अभी देखा कि ये हमारे पास वो कंडक्टर का पोर्शन आ गया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए, ये डी डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम में हुए, तो इसकी वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू डी बाई टी आ गई। अब यहां से करंट कितना फ्लो किया, तो करंट कहते हैं आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें कितना चार्ज फ्लो करके गया, हमने चार्ज पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इसमें कितना चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू एन ई ए डी, ये कैलकुलेट किया एन ई ए डी, ठीक है। तो वो चार्ज हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपने इस चार्ज की जगह वो वैल्यू पुट कर दी एन ई ए डी, इतना चार्ज, क्योंकि इसमें इतना चार्ज है वो फ्लो करके गया, एन ई ए डी वो चार्ज आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम टी, ठीक है। तो अभी अभी तो हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो डी डिवाइडेड बाय टी होती है। अब हमने उसको इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ऊपर आपको डी नज़र आ रहा है, नीचे आपको टी नज़र आ रहा है, तो डी और टी को मैंने यहाँ सेपरेटली एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। ये डी डिवाइडेड बाई टी मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें से टी को इसके नीचे लिख दिया मैंने, तो डी बाई टी क्या बन जाता है हमारे पास, ये वेलोसिटी, ये डी वो डिस्प्लेसमेंट है जो इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, टी वो टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वो वी डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया वी डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, इन दोनों के दरम्यान में एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। अगर एन ई और ए यानी एरिया कांस्टेंट रहे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहे, और ये जो हमारे पास एन किससे हम रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर आई का इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा, जितनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना कम जो है वो आपके पास करंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ करंट, तो आप ये लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये आई है करंट, ये इक्वल आ गया, एन ई और ए ये तीनों आ गए कांस्टेंट, तो इक्वल और कांस्टेंट खत्म करके आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। बात समझ गए? ओके, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर फार्मूला बनाना है तो इसी से हम फार्मूला बना के यहाँ पर लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। सिंपली क्या किया आपने, ये जो एन ई और ए है दोनों करंट के जाके नीचे डिवाइड कर दिए, इधर वी डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके करंट के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, सो वी डी फाइनली इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।